वालेकुम। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैथमेटिक्स एक्चुअली है क्या? मैथ्स में जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ एक सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग फिगर्स को पढ़ते हैं, क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, अमाउंट्स को डिस्कस करते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो यानी कि मैथ्स की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? The subject or the science that deals with numbers, quantities, shapes, patterns and measurements. नंबर्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्वांटिटीज हमें पता है कि कितनी अमाउंट में कोई चीज़ है। शेप्स हमें पता है सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हम इन सब को स्टडी करते हैं। पैटर्न्स को और मेजरमेंट्स को भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि नंबर क्या है? नंबर जैसे हम सबको पता है कि 1 2 3 4 5 वगैरह जो है उनको हम नंबर कहते हैं। लेकिन नंबर जो है इसके बगैर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ले ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स की तमाम बिल्डिंग जो है वो इन नंबर्स के ऊपर खड़ी है। ठीक है। अ नंबर इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड इन काउंटिंग इंडिविजुअल क्वांटिटीज, कैलकुलेटिंग एंड क्वांटिफाइंग। हम नंबर्स लेते हैं, हम उनको प्लस करते हैं, हम उनको माइनस करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो कि आगे जाके आपके जो चैप्टर्स आपको बहुत मुश्किल लगते हैं उसमें आपके काम आएँगी। तो वो आपने ये नहीं समझना कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कोई बात बता दी है, लेकिन वो हालाँकि वो आपके काम आएगी आगे जाके, ठीक है जी? अच्छा जी, नंबर्स को हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं नंबर लाइन पे और हम लोग उसको फर्दर कैटेगराइज़ भी कर देते हैं। नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जो नंबर का लाइन का जो मिड होता है या दरमियान होता है उसको हम 0 एक पॉइंट दे देते हैं और जो हम मुख्तलिफ थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क कर दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन और इसके लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर्स को मार्क कर दिया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आप इस नंबर लाइन को गौर से देखें तो आपको एक बात ख़ास तौर से पता चलेगी कि जो ही हम इसकी राइट साइड पे मूव करते हैं तो जो अगला नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा आता है। जैसे देखिए हम 0 से आगे जा रहे हैं 1 आ रहा है 1 0 से बड़ा है, फिर 2 आ रहा है 2 जो है वो 1 से बड़ा है एंड सो ऑन। लेकिन जब हम इसकी लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हम लोगों को नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं जो कि इसमें से हर नंबर पिछले वाले से छोटा होता है। यानी कि हमें ये बात याद रखनी है। अभी तक बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूजन जो है वो उनको महसूस होती है। -2 जो है वो -1 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। अब आपको यहाँ पे एक और बात नोट करने की ज़रूरत है कि देखिए 0 और 1 के दरमियान में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना। जैसे देखिए इसके बिल्कुल मिड में जो है वो 0.5 होगा। अगर हम 0 के बिल्कुल साथ जाएँगे तो 0.1 होगा, फिर बहुत छोटे-छोटे डिस्टेंस पे। तो हमने इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया है, हमने तक़सीम कर दिया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हमने तक़सीम कर दिया जैसे कि देखिए रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है और हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये बेस आपकी अच्छी बनी होगी तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा आ जाएगा। चले जी, उसके बाद है जी रियल नंबर्स। ये जो भी नंबर है तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स को ही हमने आगे फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में वगैरह वगैरह। ये आप जो फिग है इसमें आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर इन रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो रियल नंबर असल में है क्या? In mathematics, a real number is the value of a continuous quantity that can represent a distance along a line. लाइन वही जो अभी नंबर लाइन मैंने आपको बताई है। अब ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रही हूँ। ये बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करते हैं। आपने इसको बिल्कुल घबराना नहीं है इसको देखते हुए। अभी आप देखेंगे जब आप सेट्स पढ़ेंगे और मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। We use addition, subtraction, division and multiplication as a binary operation in real numbers. देखिए जब आप रियल नंबर्स लेते हैं आप उसको प्लस करते हैं, आप माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप सेट्स लेते हैं या जब आप मैट्रिसेस लेते हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अंदर रियल नंबर्स के अंदर बाइनरी ऑपरेशंस, ये कोई बहुत मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बस आपने इतना याद रख लेना है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर्स में, और मैट्रिसेस में क्या है वो हम अभी जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगी कि ये मैंने बात आपको क्यों बताई थी। इन मैट्रिसेस बाइनरी ऑपरेशंस आर डिफरेंट एंड वी विल स्टडी अबाउट इट।
अब आप ये देखें जी मैट्रिक्स क्या है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि रियल नंबर्स क्या हैं, हमें पता है ब्रैकेट्स भी क्या होती हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। देखें, अ रेक्टेंगल अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को आपने ब्रैकेट के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में लिख दिया तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी तारीफ है। अ रेक्टेंगल अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब आप इस फिगर में देखें मैट्रिक्स क्या है, ये देखिए 6 10 5 3 0 2, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब हमने इनको एक ब्रैकेट के साथ इसको हमने इनक्लोज करके लिखा है, तो देखिए ये फॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स बन गई है। फर्दर अभी आप ये देखें कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो हमने रियल नंबर्स रखे हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं या उसकी एंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इसकी डायमेंशन और ऑर्डर क्या होता है या रो और कॉलम क्या होते हैं मैट्रिसेस के। ये देखिए जी एंट्रीज मैंने आपको जैसे अभी मैंने बताया द सिंबल्स नंबर और एक्सप्रेशन इन द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए ना जो वो एलिमेंट्स हैं या वो एंट्रीज हैं। जैसे देखिए इसमें जो है इस मैट्रिक्स में एंट्रीज या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 8 2 5 2 8 2 1 वगैरह, ठीक है जी। और जो है अब अगर ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया, अगर आप इसको पूरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप इसकी एंट्रीज को लिखना चाहते हैं ए बी सी की वगैरह वगैरह की फॉर्म में तो आप स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 2 5 8 आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स अबव। आगे देखिए जी रोज और कॉलम्स क्या है, ठीक है जी। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। रोज ये देखें आप इसमें देखें जैसे 2 5 1 4 ये पूरी एक रो है, ठीक है जी। ये रो 1 है, पहली रो है। और दूसरी रो देखें जी 6 3 -2 और 0, हॉरिजेंटल है ना ये, इसलिए ये दो रोज है। समझ आ गया, एरो से आपको पता चल रहा है। उसके बाद देखिए कॉलम, कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल वे में जो लिखा गया। जैसे देखें इसके अंदर पहला कॉलम कौन सा होगा 2 6, दूसरा कॉलम कौन सा होगा 5 3, तीसरा कौन सा होगा 1 -2 और चौथा कौन सा होगा 4 0। अच्छा जी, अब आप ये देखें ऑर्डर या डायमेंशन मैट्रिक्स का कैसा होता है। अब आपको नंबर ऑफ रोज भी पता चल गई और नंबर ऑफ कॉलम भी पता चल गए हैं, ठीक है जी। तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम ये इसका ऑर्डर है। अब आप ये कहेंगे इसका ऑर्डर का मकसद क्या है तो मैं ये आपको बता दूं सॉरी, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हम मैट्रिक्स को एक खास तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हमें ऑर्डर रिक्वायर होता है और फिर हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर, वो भी आपको अभी आगे जाके मैं बताऊंगी। बहरहाल ये मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। आगे देखिए जी इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। हमें पता है रियल नंबर्स में दो नंबर कब बराबर होते हैं, जब वो हमेशा एक जैसे ही हो, मसलन 2 इज इक्वल टू 2 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब मैट्रिसेस जो है वो एक डिफरेंट केस है, इसमें कब वो बराबर हो के दो कंडीशंस को उसको सेटिस्फाई करना है। एक तो ये कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, जैसे देखें इसमें पहली एंट्री जो है वो 1 है, दूसरे में भी 1 है। दूसरी एंट्री यानी कि आप देखें रो के अंदर दूसरी एंट्री कौन सी है 2 है, उसकी भी 2 है। और तीसरी एंट्री रो में कौन सी है 3 है, उसकी भी 3 है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते तो ये इक्वल मैट्रिक्स ना होते। पहली कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स उस वक्त दो इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर एक जैसा होगा। आप देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर एक जैसा है, रोज भी इसमें 3 है, कॉलम्स भी 3 है, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन या ऑर्डर है वो 3/3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। और मैट्रिक्स बी में भी आप देखें उसका भी ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ठीक है जी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.1, ठीक है जी। वो मैं आपको उस पर करवाऊंगी पेंट पे, ठीक है। अब आप मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। हाँ जी, ये एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास है ए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स में करते हैं। अब आप ये देखिए इसकी एंट्रीज हैं कौन सी है 2 3 -5 और 6। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो 2 है, यानी कि आपको मैंने बताया था हॉरिजेंटल वेज जो है वो रोज कहलाती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं 2 और 3 और -5 और 6 ये दो रोज हो गई, ठीक है जी। और कॉलम वर्टिकल वे आपका क्या हो गया -2 और 2 और -5, सॉरी 2 और -5 और 3 और 6, ये कॉलम 1 और कॉलम 2। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है जी। तो 2/2 इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताया है। ये बहुत आसान है, आप बाकी क्वेश्चन इसी तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। देखें जी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें ए इज इक्वल टू
3 के बराबर, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री है 3, यानी कि इसकी जो है एक ही एंट्री है जिसको हमने 3 कहा है। अब आप ये देखें ये किसके बराबर हो सकता है। इसके अगर आप गौर से देखें तो एक और मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है सी, जो कि सी के बराबर है। सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। अब आप ये देखें, क्या आपको लगता है कि ये बराबर है? ये बराबर है, क्योंकि जब आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो 3 आएगा। तो देखें जी, मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन थी। पहले तो इनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है जी, और सेकेंडली देखें ऑर्डर एक जैसा है, और सेकेंडली इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, जो कि दूसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए इज इक्वल टू सी। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं, यानी कि बाकी जो हिस्से रह गए हैं, वो भी आप अगर गौर करेंगे तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हाँ जी, सबसे पहले तो आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। देखिए ये मैट्रिसेस है ना, पहले राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है और लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, और दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। अभी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो किस वक्त इक्वल होते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस थी कि एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो बराबर हों। इसका मतलब है जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं, यानी कि a प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होगा, a प्लस 2b जो है वो -7 के बराबर होगा, c माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, और 4d माइनस 6 जो है वो 2d के बराबर होगा। अब हम इसको लिखते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक समझे की इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरा देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसे बराबर हो जाएंगी। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद देखें जी, अब हमारे पास है a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। उसके बाद है जी हमारे पास 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब आप ये देखें, सबसे पहले इसमें से हमने इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 है। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज क्या मतलब है, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। चलें जी, एक इक्वेशन तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाली इक्वेशन देखें, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू माइनस सी, तो a इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। चले जी, अब हम ऊपर वाले फिर इक्वेशंस को देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब a प्लस 2b में हम पुट करते हैं वैल्यू को, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हम इसमें पुट करते हैं, a की जगह हमने 4 लगाया और 2b लिख दिया, इज इक्वल टू -7 था वो, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। ये हमारे पास, अब इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू रह गई। अब हम d की उसको भी सॉल्व करते हैं। हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इधर हमारे पास था 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसका मतलब है कि 2d इज इक्वल टू, ये देखें, हाँ जी, ये लें जी, हम वैल्यूज निकाल चुके हैं। a b और c की d रह गया है, ठीक है। बाकी हमने रेस कर दिया, अब हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये देखें जी, हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 2d माइनस 4d, ठीक है जी। अब हमारे पास हो जाएगा -6
इज इक्वल टू -2d। आपको पता है कि बड़ी रकम का निशान आता है, ठीक है जी। और अब हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास है d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये ले जी, ये आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। हाँ जी, ये लें जी, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। डी जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल है, सी जो है वो 4 के, और ए जो है -4 के। अब हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो उसमें हमने बी की पूरी वैल्यू नहीं निकाली थी। अब देखिए इधर हमारे पास बी क्या आएगा, बी इज इक्वल टू -3/2, -3/2, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू -1.5, -1.5। चलें जी, ये लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.1। अब इंशाल्लाह हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव काम करेंगे। 1.2 से पहले जो ऑब्जेक्टिव हमारा काम है, क्वेश्चंस है, वो करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।